चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। और क्या पढ़ रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 3 जो आज से स्टार्ट हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है हमारे नए चैप्टर का, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों किया मैंने? इसलिए क्योंकि आप देखो गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, एकदम भड़ा चल रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है, रुकी नहीं रही है, चलती जा रही है, बढ़िया है ना, हवा के साथ साथ। और ये क्या है हमारा? सन। सन तो है सर, लेकिन ये लाल सन की कुछ किरणें विरणें भी तो दिखाओ, समझ जाओ, जुगाड़ू सन है। चलिए, तो भाई हमको अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है नए जोश से, नई एनर्जी के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। याद करिए, हमने पुराने लेक्चर्स में वेक्टर जैसी कोई चीज पढ़ ली है ना। हमने वेक्टर जैसी किसी चीज को डिस्कस कर लिया है, अगर आपको याद हो तो। वेक्टर अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक। अब आपको समझ में आएगा कि वेक्टर अलजेब्रा हमने पहले क्यों पढ़ लिया। जो लोग नीचे कमेंट करते रहते थे कि सर वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हो, अभी वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हो सर, अभी ये क्यों, ये तो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है सर, अभी क्यों पढ़ा रहे हो, अभी क्यों पढ़ा रहे हो? उसका रीजन है क्योंकि जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जिसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम उसको अब यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर अलजेब्रा ऑलरेडी उड़ा दिया है, बहुत डिटेल में हमने वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ा है ना। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमको वेक्टर अलजेब्रा का बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए, वेक्टर अलजेब्रा की बात तो हमने कर ली। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? तो देखो यार, नाम में ही छुपा हुआ है, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक तो छुपा हुआ है मोशन। तो उसने यहां पर क्या कर दिया, हमारी जो स्टडी है उसको फिक्स कर दिया, कंसाइज कर दिया और बोल दिया कि आपको अभी जो पढ़ना है वो मोशन तो पढ़ना है, लेकिन मोशन को स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन में ही आपको मोशन को पढ़ना है। सर ठीक है, ओके सर, ये मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? तो देखो, अगर वेक्टर अलजेब्रा की नजर से बात करें तो आप वेक्टर अलजेब्रा की नजर से जानते हो, उसके नजरिए से जानते हो, सॉरी क्या, देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, नहीं तो इसको जनरलाइज टर्म में समझेंगे हम। हमारी y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, हम क्या बोलते थे, ये कोई पॉइंट है, ये हमारा 0 है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां से हम देख रहे हैं, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है हमारा a, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है कि नहीं है? हाँ सर। तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट को हम एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको आप क्या बोला करते थे, पोजीशन वेक्टर बोला करते थे। याद करो, पोजीशन वेक्टर बोला करते थे। x i कैप, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। r वेक्टर, जिसको आप बोलोगे x i कैप प्लस y j कैप, हाँ कि ना, बोलोगे कि नहीं? बोलोगे। r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। अब ये बात बताओ मुझे, वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, इसको नॉर्मल तरीके से भी समझाऊंगा, पुरानी चीजें रिवाइज कर ले पहले। अगर ये पॉइंट है, मान लो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, है ना, इसकी पोजीशन ये है। थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, और 1 सेकंड के बाद ये जो पोजीशन थी इस पॉइंट की, ये पोजीशन बदल के इधर कहीं आ गई, है ना, ये पॉइंट बी बन गया आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर था, ये मान लो r2 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया क्या? हाँ सर, बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया सर, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट ए था और ये जो पॉइंट बी है, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब ये मोशन में है। नहीं, यही बात समझ में? सर ये तो बड़ा टफ एग्जांपल दिया आपने, ठीक है। टफ अभी इसलिए है क्योंकि आप वेक्टर अलजेब्रा भूल गए हो, नहीं भूले होंगे। जिनको वेक्टर याद होगा वो इससे आसानी से समझ जाएंगे कि अच्छा टेक्निकली सर ऐसा बताना चाह रहे। कोई बात नहीं, हटाओ, गोली मारो उसको, खत्म करो उसको, नॉर्मली समझते हैं। मोशन क्या होता है भाई? मोशन जब भी आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहे, है ना, ये देखो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर भी मैं यहां खड़ा हुआ हूं, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर भी मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मतलब मैं मोशन में नहीं हूं, मतलब मैं मोशन में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि टाइम के साथ 0 सेकेंड पर मैं यहां था, 10 सेकेंड के बाद मैं यहां खड़ा था, 20 सेकेंड के बाद मैं इधर यहां खड़ा था, तो उस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मुझे मोशन में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा सर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। इसके देखो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप अर्थ ले लो तो अर्थ मोशन में है,
सन के अराउंड मूव कर रही है, अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है। अगर आप बोलो सन के अराउंड तो मून मूव कर रहा है, मून क्या कर रही है, मून क्या कर रहा है, मोशन में है। अच्छा, सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड है वो क्या है, मोशन में है। मैं अगर यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं स्टेबल कंडीशन में, आप बोलोगे कि आप तो मोशन में नहीं हो। मैं मोशन में नहीं हूं, लेकिन मेरी बॉडी में जो ब्लड बह रहा है वो किस में है, मोशन में है। ब्लड किस में, ब्लड जो बह रहा है वो मोशन में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल मोशन में होगा सर। मेरी आंखें अगर मैं इधर उधर हिलाऊं, ये देखो ऐसे आंखें हिलाऊं तो मेरी आंखें भी मोशन में है कि नहीं है। तो मेरी बॉडी रेस्ट पर है, मेरी बॉडी खड़ी हुई है, मेरी बॉडी में कोई मोशन नहीं था, लेकिन बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसमें मोशन था। आंखें जो मूव कर रही थी उनमें मोशन था। आई मेरी बात समझ में? तो मोशन आप बहुत तरीके से अलग अलग जगह देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में? ठीक। तो ये था हमारा मोशन का एक एग्जाम्पल, या मैं बोलूं ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो आपकी नजरों के सामने से दिन भर निकलते होंगे। आप जहां बैठे हो वहां पंखा चलता होगा, पंखा मोशन में होगा। आपके यहाँ भाई झाड़ू लगाती होगी तो भाई मोशन में होगी। भाई मत बोलो, आंटी बोलो सर, सॉरी आंटी, है ना। जो आंटी झाड़ू लगाती होंगी वो भी मोशन में होती होंगी, है ना। झाड़ू जो लग रही है, झाड़ू खुद मोशन में होती होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो मोशन में होंगी, अपनी पोजीशन टाइम के साथ क्या कर रही होंगी, चेंज कर रही होंगी। ठीक है सर। उसी मोशन को हमको पढ़ना है इस आने वाले चैप्टर में, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमको रिसर्चर्स द्वारा या जिनने सिलेबस बनाया उनने ये बोलकर फिक्स कर दिया कि जो भी मोशन आप पढ़ोगे वो एक्चुअल में होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का मोशन। किस लाइन का मोशन? स्ट्रेट लाइन का मोशन। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, ये किसके अंडर आता है, ये थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, है ना। अच्छा, एक चीज और समझना, इस चैप्टर का नाम कई कई जगह किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलता है, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। अब इसका क्या मतलब है वन डायमेंशन का, इसके बारे में भी हम आगे जाके देखेंगे। वन डायमेंशन से आप समझ गए होंगे भाई, 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं, उसमें से हम 2 डायमेंशन को छोड़ देंगे, एक ही डायमेंशन में अपना मोशन मानेंगे। तो सर ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा क्या कि मोशन एक ही डायमेंशन में रहे, मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रहे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहे। लेकिन हम उसके पर्टिकुलर केसेस को देखेंगे कि जब स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा तो क्या होगा। सर तो हमने इसी चैप्टर को स्ट्रेट लाइन के साथ साथ दूसरे तरीके से क्यों नहीं पढ़ लिया? मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आपने पढ़ने के बाद आपने उसको मोशन इन अ प्लेन से क्यों नहीं समझ लिया, पढ़ लिया? आपने इसके लिए अलग से चैप्टर क्यों बनाया? तो देखो क्या होता है, जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं, है ना, तो आपने सुना होगा कुछ अजम्पशंस लेते हैं, है ना। अजम्पशन लेने के साथ साथ लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, जब भी आप कोई नई रिसर्च करते हो जिसके बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं होता, तो आप सबसे आसान रास्ता चुनते हो। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई सर, बिल्कुल नहीं आई सर। देखो बात समझ लो, जब आप छोटे थे, जब आप एकदम छोटे थे, है ना, जब आप नया नया घर से बाहर निकलना सीखे थे, आपके पापा की उंगली पकड़ के जाते थे, पूरा मार्केट घूमते थे, तो पापा जब आपको घर लेके आते थे, तो पापा के साथ जब आप घर आते थे तो एक ही रास्ते से पापा आपको लेकर आते थे। आपको वो रास्ता धीरे धीरे करके क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है ना, कि इस रास्ते से पापा लेकर आते थे, अपन इसी रास्ते से घर पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। थोड़े और बड़े हुए आप, इतने जस्ट बड़े हुए कि अब आपने पापा ने आपको एक दिन क्या बोल दिया, जाओ बेटा अकेले जाके वो सामान लेकर आओ उस दुकान से। ठीक है ना। आप चले गए, पहली बार आप उस दिन बिना पापा के घर से बाहर निकले थे और आपने सामान लिया। ठीक, सामान लिया और घर आने के लिए आपने सोचा चलो चलते हैं वापस घर। अब देखो, जहां से आपने सामान लिया वहां से घर आने के 4-5 रास्ते हैं, है ना। पापा को तो पता है, पापा तो किसी भी रास्ते से घर आ जाते थे, लेकिन आपको एक रास्ते पे सबसे ज्यादा भरोसा है जिससे आप हमेशा आए हो, और जो सबसे आसान रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता है ना। और भी रास्ते हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन एक रास्ता है जो उस दुकान से आपके घर सीधा सीधा जाता है, जो आपको याद है, जो आपको पता है सबसे आसान है। तो आप क्या करोगे, सारे रास्तों को छोड़कर आप उसी रास्ते को पकड़ोगे जो सबसे आसान है, क्योंकि आप पहली बार घर से बाहर निकले हो और आपके मन में डर है कि भाई मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आप उसी आसान रास्ते से जाओगे और घर पहुंच जाओगे। ठीक है ना। जैसे ही जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपको आसान रास्ते के अलावा और भी रास्ते पता चलते जाएंगे। आप बोलोगे कि यार अब तो मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, मुझे पता है कि घर तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, मुझे मेरी मंजिल पता है। वैसे ही रिसर्च में भी होता है। रिसर्च में आप सबसे पहले आसान रास्ता चुनते हो ताकि आपको पता चल जाए कि भाई घर कहां है, मंजिल कहां है, रिजल्ट कहां है। जैसे ही आप आसान रास्ते से रिजल्ट तक पहुंच जाते हो तो आपको पता चल जाता है, अच्छा ये था रिजल्ट, यहां तक मुझे पहुंचना था। ठीक है, अब मुझे रिजल्ट पता है, तो अब मैं नए नए रास्ते खोजता हूं। तो आप और रिसर्च करते हो,
आप और ज्यादा रिसर्च करते हो। तो वैसे ही मोशन जब हमने पढ़ा तो मोशन में हमने सबसे पहले आसान रास्ता चुना कि भाई मोशन हम स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन में। जैसे ही स्ट्रेट लाइन में हम अपना हाथ वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मजबूत कर लेंगे, पकड़ बना लेंगे अपनी पूरी स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद हम दूसरे रास्ते पे चलेंगे, कठिन रास्ते पे चलेंगे, मोशन इन अ प्लेन पर चलेंगे, है ना। आई बात समझ में? तो इस तरीके को समझने के लिए, मतलब अलग अलग तरीकों को समझने के लिए हमने सबसे पहले आसान तरीका बनाया जो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर बात है? चलिए, तो ये हो गए इसके बारे में बातें। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलिए भैया, क्लियर कर दो। बहुत बहुत चल गई तुम, बहुत चल गई। रुको अब, रुको 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 रुको, नहीं रुकना। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं, मत रुको तुम। चलिए भाई, ये है हमारा कंटेंट जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हमको इस पूरे चैप्टर में डील करना है। ठीक, अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो नहीं है, वो मैं लिख देता हूं। यहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। पहली चीज जो हमको पढ़नी है, सबसे बेसिक चीज, हो सकता है आपको पता भी हो, आप पढ़ चुके हो पहले 9th-10th क्लास में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस को आप पाथ लेंथ भी लिखा हुआ देखोगे, ठीक है ना, पाथ लेंथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, है ना। तो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानने के बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, भाई कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये सारी चीजें जानेंगे। ये सारी चीजें जानने के बाद हम जानेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है भाई, और एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट है, क्यों हमको वेलोसिटी स्पीड जानने के बाद एवरेज पर मूव करना पड़ा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आप बात करोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की। ये क्या होता है सर? इंस्टेंटेनियस मतलब मोमेंटरी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे स्क्रीनशॉट होता है ना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो मोबाइल में, तो आप वॉल्यूम बटन डाउन और लॉक बटन दबाते हो, ज्यादातर केस में 3 सेकंड तक रोकते हो, खचाक से उस मोमेंट की फोटो आ जाती है। वैसे ही आप किसी मोमेंट पर जाओगे, किसी इंस्टेंट पे जाओगे और वहां स्क्रीनशॉट ले लोगे और देखोगे कि वहां पर वेलोसिटी और स्पीड कितनी है, ऐसी चीज, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे से हम बढ़ेंगे एक्सेलरेशन के कंसेप्ट की तरफ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन में भी हम जानेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ये सारी चीजें हम एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम इक्वेशंस निकालेंगे यार, हमारी इक्वेशंस निकालेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाएंगे, है ना। काइनेमेटिक क्यों बोला है, काइनेमेटिक अभी हम समझेंगे क्या होता है। आप उसको थोड़ा सा धैर्य के साथ अपने अंदर समा के रखिए कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है। तो यहां पर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अलग अलग इक्वेशंस डिराइव करेंगे। हाँ, कुछ ग्राफ्स भी देखेंगे, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सब भी हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत दिमाग दे के पढ़ेंगे इसको, है ना। कुछ कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटीज के कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे। यहां वेक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, आपको वेक्टर की जरूरत पड़ सकती है आपको रिलेटिव वेलोसिटी में, तो वेक्टर अलजेब्रा भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा क्या, पूरा ही रिवाइज कर लीजिएगा, आपके ही काम आएगा। और ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे भाई, मतलब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल लगा लेंगे यहीं पर, हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल लगा लेंगे यहीं पर, हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल लगा लेंगे यहीं पर, और सब कुछ खत्म करने के बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमको क्या मिल जाए, एक पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस लगाकर, है ना। हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा बीच बीच में, जब जब टॉपिक कवर होता जाएगा। और जब ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे तो हम आ जाएंगे अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, और एनसीईआरटी भी पूरी पटक कर खत्म कर देंगे। क्लियर, पक्का, 100%? जी सर। तो ये है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा कंटेंट का इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कूदते हैं अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। चलिए भाई, अगर आपको कंटेंट नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। ओहो, चलिए भैया इंट्रोडक्शन, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इज कॉल्ड
मैकेनिक्स, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, मैकेनिक्स आप जिसको बोलते हो वो एक्चुअल में फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है जो डील करता है फोर्स और उसके कंसीक्वेंसेस को। नहीं आई बात समझ में? देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, इस मास m पे आपने F फोर्स लगाया। अब F फोर्स जब इस बॉडी पर लगा तो लगने के बाद क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, या मैं बोलूं क्या रिजल्ट हो सकता है इस फोर्स के लगने के बाद, क्या रिजल्ट हो सकता है, इस रिजल्ट को डिस्कस करता है वो कौन है? मैकेनिक्स। इस फोर्स के लगने के बाद ये मास मूव करेगा, नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी पता है वो किसको पता है? इस सब्जेक्ट को पता है जिसको आप मैकेनिक्स बोलते हो। ठीक है ना? ये फोर्स और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करता है। कौन सा सब्जेक्ट? हमारा मैकेनिक्स। किसका सब पार्ट है? हमारे बड़े जो बड़े भाई हैं उनका छोटा भाई है मैकेनिक्स। बड़ा भाई कौन है? फिजिक्स। क्लियर है? चलिए, तो मैकेनिक्स एक्चुअल में कुछ तरीके से सब डिवाइड की गई है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैकेनिक्स को आपने डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक तो है स्टैटिक्स, एक है डायनामिक्स। अच्छा, स्टैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। स्टैटिक्स देखो क्या होता है, जब भी आप फोर्स लगाओ या इक्विलिब्रियम को डिस्कस करो, है ना, कि फोर्स है, फोर्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम है, तो जब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्कस करते हो तो आप बोलते हो आप स्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हो। स्टैटिक्स का मतलब क्या है भाई? रुका हुआ। स्टैटिक्स का क्या मतलब है? रुका हुआ, है ना, रुका हुआ। तो अगर मैं इस बॉडी m पर F फोर्स लगाऊं और यहां से भी F फोर्स लगा दूं तो ये बॉडी किस में है? रेस्ट पे है कि नहीं? रेस्ट पे आ जाएगी। हाँ सर, रेस्ट पे आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है भाई कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे तो वो बॉडी हमेशा मोशन में ही आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी पर, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, नेट फोर्स जीरो हो सकता है। ये थोड़ा सा हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इस बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से किया था, झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। चलिए, स्टैटिक्स की बात हो गई। अब अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की तो वो होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब आपने फोर्स लगाया बॉडी पर और उसका आउटकम क्या निकला? वो मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो अब देखो, जब आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी तो रिसर्चर्स यहां पर बट जाते हैं। देखो क्या है, मेरी बात समझना, जब भी आप रिसर्च करते हो ना तो रिसर्च में विंग्स होते हैं। एक विंग इधर चला जाता है लेफ्ट में, एक विंग राइट चला जाता है। जैसे आइडियोलॉजीज होती है, कई लोग लेफ्टिस्ट होते हैं, कई लोग राइट विंग वाले होते हैं, वैसे रिसर्चर्स भी हैं। रिसर्चर्स ने भी बोला भाई हमारा एक तरीका ये अलग रहेगा रिसर्च करने का, दूसरे रिसर्चर्स की टीम ने बोला हमारा तरीका ये रहेगा, अलग रहेगा। स्टडी हम मोशन को ही करेंगे, स्टडी हम मोशन को ही करेंगे, लेकिन हमारे तरीके अलग अलग होंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो जब वो तरीके अगर बदले, मतलब ये जो डायनेमिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन तो मैकेनिक्स भी है सर। हाँ है, बिल्कुल है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन है। लेकिन जब आप डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ मोशन करते हो तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है काइनेमैटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वो स्टडी ऑफ मोशन है या वो पार्ट ऑफ डायनामिक्स है जिसमें आप मोशन तो देखते हो, मोशन तो ऑब्जर्व करते हो, लेकिन आप मोशन के होने के पीछे का जो रीजन है, यानी कि जो कॉज ऑफ मोशन है, उसको डिस्कस नहीं करते, उसकी बात नहीं करते। आगे समझेंगे इसको। काइनेटिक्स में आप इसका उल्टा करते हो, जब आप मोशन देखते हो तो आप मोशन के पीछे का रीजन भी कंसीडर करते हो, कॉज ऑफ मोशन भी देखते हो कि अगर ये मोशन हुआ है तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा जिसके कारण ये मोशन हुआ है, उसको आप बोलते हो काइनेटिक्स। ठीक, क्लियर? तो ये कुछ पार्ट है जो आपको अगर याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। ठीक, डायनामिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, काइनेमैटिक्स और एक काइनेटिक्स। बहुत इजी चीज है, कुछ भी चिंता वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। आओ, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए, मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस, है ना, मैंने आपको बताया, एक स्टैटिक्स, एक डायनामिक्स। इसको मैं हाईलाइटर चालू कर लेता हूं, थोड़ा आराम से इसको डिस्कस भी कर लेंगे, है ना। हाँ, मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग ब्रांचेस, स्टैटिक्स, अरे 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 ये क्या हो गया, स्टैटिक्स काट दिया मैंने तो इसको, क्यों, हाईलाइटर की जगह स्टैटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है ना, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। अब देखो,
स्टैटिक्स की जो डेफिनेशन हमें बोलती है, स्टैटिक्स इन फिजिक्स द सब डिविजन ऑफ मैकेनिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडीज एट रेस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद करो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने कुछ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन याद की थी, याद करो। एफ नेट इज इक्वल टू 0 जब मैं बोला करता था तो आप बोलते थे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। आप बोल देते थे भाई आपकी बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, याद करो। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे थे, स्टैटिक्स को ही वहां पर डिस्कस कर रहे थे। कुल मिलाकर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जा रही थी। तो जब आपकी इक्विलिब्रियम में बॉडी हो, फोर्सेस एक्ट करने के बाद, तो आप स्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डायनामिक्स की। देखो अभी इसको मत पढ़ना, अभी डायनामिक्स को पढ़ते हैं, फिर काइनेमेटिक्स पे आएंगे। डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स taking into account the factors which cause motion। the factors which cause motion का मतलब है force। देखो यार एक बात समझना मेरी एक बात। मान लो यहां पर एक फुटबॉल रखिए, ठीक, ये मान लो एक फुटबॉल रखिए, ठीक। उस फुटबॉल को मैंने क्या मारा, लात मारा, क्या मारा, लात मारा, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, इस डेफिनेशन में थोड़ी सी त्रुटि है। क्या त्रुटि है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसके अंदर दो फैक्टर्स भी आते हैं, एक आता है काइनेटिक्स, एक आता है काइनेमेटिक्स। क्लियर है? पक्की बात है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, अभी काटता हूं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर दो, टेकिंग इनटू हटा दो, फैक्टर्स विच कॉज मोशन। अब इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, है ना। इसका जरा मुंह काला कर दो, ये मैंने क्या कर दिया, इसका मुंह काला कर दिया, है ना। फोर्स को भी हटा दो भाई, क्योंकि इसको तो अलग से डील करना है ना, अलग से डिस्कस करना है ना। याद करो भाई, ये देखो डायनामिक स्टडी ऑफ मोशन था, एक विदाउट कॉज, एक विद कॉज, याद करो, ठीक है। चलिए, हाँ सर याद आ गया, ठीक है। तो डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां तक की डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायनामिक्स के अंदर जो एक पार्ट था उसका काइनेमेटिक्स में। किसमें? काइनेमेटिक्स में। क्या बोलती है काइनेमेटिक्स? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ओ माय गॉड, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of objects without taking into account the factors which cause motion। अब यहां पर आ गई भाई फैक्टर वाली बातें। किसकी बातें आ गई? फैक्टर वाली बातें। यहां पर अगर मैं आपको कॉज ऑफ मोशन बताऊं क्या है, तो आप क्या बोलोगे? चिल्लाकर, वहां से चिल्लाओ बैठे बैठे घर से। कॉज ऑफ मोशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर फोर्स। कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। तो जब आप काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन करते हो, ऐसा नहीं है कि आप काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन बंद कर देते हो, पूरा स्टडी ऑफ मोशन ही करना है हमको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब आप काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन करते हो तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल देते हो कि अगर ये मोशन हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा। आपको रीजन से मतलब नहीं होता। जैसे मान लो मच्छर उड़ रहा है, तो मच्छर को आप देखोगे और सीधे मार दोगे, मच्छर से पूछोगे नहीं कि उसने काटा कि नहीं काटा। आई मेरी बात समझ में? सर कितना बकवास, कितना वाहियात, कितना सड़ा एग्जाम्पल दिया है सर, लेकिन एग्जाम्पल तो है ना। मच्छर अगर आपके सामने से जा रहा होता है तो आप मच्छर को मार देते हो, आप उसका रीजन नहीं, आप उससे रीजन नहीं पूछते, या मच्छर आपसे रीजन नहीं पूछता कि क्यों मारा, मैंने तो काटा ही नहीं था तुमको, मैं तो बस जा रहा था साइड से। वैसे ही काइनेमेटिक्स में आप मोशन स्टडी करते हो लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं देखते। मान लो अगर कोई फुटबॉल पड़ी है, इस फुटबॉल को मैंने लात मारा, है ना, लात मारा ऐसा लगता है, ऐसे बहुत बुरा किया, है ना। एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को मैंने लात मारी, लात मारने के बाद से जो जस्ट बाद से जो मोशन स्टार्ट हुआ, हम वहां से काइनेमेटिक्स लगाते हैं। काइनेमेटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फुटबॉल पर लात मारी है तो कितने फोर्स से मारी है, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी करता रहता है। अच्छा, इतना वेलोसिटी में चेंज आया, इतना एक्सेलरेशन में चेंज आया, ये सारी बातें होती रहती है किसमें? काइनेमेटिक्स में। वो कभी भी नहीं पूछता आपसे कि अगर ये फुटबॉल मोशन में आई है तो किसने लात मारी, किसने लात मारी, इधर आओ, सामने आओ, ऐसा कुछ नहीं करता वो। ठीक, तो आप समझ गए हैं कि काइनेमेटिक्स में जब आप स्टडी ऑफ मोशन करोगे तो आपको कॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स से लेना देना नहीं होगा। आप सिर्फ प्योरली स्टडी ऑफ मोशन करोगे, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस, एक्सेलरेशन में चेंजेस, ये सारी चीजें फाइंड आउट करोगे। क्लियर?
क्लियर है? हाँ, तो डायनामिक्स में आप स्टडी ऑफ मोशन करते हो। डायनामिक्स के अंदर दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स, एक काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी आप स्टडी ऑफ मोशन करते हो, बट मोशन के पीछे के कॉज को कंसिडर नहीं करते। ठीक, ये वही रिसर्चर है, एक रिसर्चर का जो टीम थी वो निकल गई दूसरे रास्ते पे कि भैया हम कॉज ऑफ मोशन कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो जो जो रिसर्च करेंगे उनको काइनेमेटिक रिसर्च बोलेंगे हम। और दूसरी टीम जो रिसर्चर्स की थी वो आ जाएगी किसकी तरफ? काइनेटिक्स की तरफ। किसकी तरफ आ जाएगी भाई? काइनेटिक्स की तरफ। चलिए, तो जरा काइनेटिक्स की बात भी कर लें यार, यहीं पर काइनेटिक्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्या मिटा देता हूं, जो जो काम की चीज़ है उसको रख लेता हूं। जैसे ये मैं मिटा देता हूं, अगर आप नोट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, डायनामिक्स की ये थोड़ी सी डेफिनेशन आगे गलत लिखी हुई थी तो मैंने इसको क्या कर दिया, मुंह काला कर दिया इसका। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेरी गुड, चलिए लिख लिया होगा। अब मैं कर देता हूं इसको क्लियर। आ जाओ भाई, काइनेमेटिक्स की बात हो गई तो जरा काइनेटिक्स की भी कर लेना, उसको क्यों छोड़े। आओ तो जरा इसको रुकना आप, मैं जरा आपसे काइनेटिक्स की बात कर लूं। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज the study of motion, it is the study of motion, it is the study of motion considering the cause of motion, considering the cause of motion, considering the cause of motion, cause of motion। ठीक, दैट इज फोर्स, दैट इज फोर्स, ये भी लिख देता हूं भाई, नहीं तो कॉज ऑफ मोशन फिर कंफ्यूजन होती है, सर होता क्या है कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। ठीक है, हाँ, तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि अगर अब आपने स्टडी ऑफ मोशन, ये दूसरी टीम, ये जो रिसर्चर्स की दूसरी टीम है जो अब स्टडी ऑफ मोशन ही करेगी, लेकिन उनको कॉज भी जानना है। फुटबॉल अगर मोशन में आई है तो फुटबॉल को मोशन में लाने के पीछे का रीजन क्या है कि किसी ने उसको लात मारी होगी, तो ये जो लात मारने का फोर्स जनरेट हुआ है, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन होगा, इन सारी चीजों की स्टडी होगी, एनालिसिस होगा, किसमें? काइनेटिक्स में। आई बात समझ में? क्लियर है? 100% बिल्कुल सही सर, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो अब आप देखो, जो आप अपनी मोशन की बात करते हो ना, मोशन की बात करते हो ना, उसको स्टडी करने के जो तरीके थे उसके बारे में हमने बातें कर ली। या तो स्टैटिक्स, डायनामिक्स, डायनामिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, इनकी बातें हमने कर ली। आप जरा बात करते हैं कि जब आप मोशन में होते हो तो उसमें स्टेट्स होते हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं कुछ, जिसको आप स्टेट ऑफ मोशन बोलते हो। देखो फोर्स क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फोर्स को जानना पड़ेगा। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है दैट कैन चेंज स्टेट और शेप ऑफ द सिस्टम, दैट कैन चेंज स्टेट और शेप ऑफ द सिस्टम। शेप तो आपको पता ही है, फोर्स किसी का शेप बिगाड़ सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। हाँ, एक झापड़ मार के तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा, थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, तो ये आपने क्या किया? आपने फोर्स का एप्लीकेशन करके शेप को डिफॉर्म कर दिया। वही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और स्टेट को चेंज करना, स्टेट को चेंज करने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट पे है, उसको आप लात मारोगे, फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगा। या अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, जैसे मेरी तरफ किसी ने बॉल फेंकी, तो बॉल को मैं कैच करके पकड़ लूंगा और उसके मोशन को क्या कर दूंगा? रोक दूंगा। तो मैं फोर्स के एप्लीकेशन से कभी भी रेस्ट से मोशन में ला सकता हूं किसी ऑब्जेक्ट को, या उसी ऑब्जेक्ट को मोशन से क्या लग सकता हूं? स्टेट रेस्ट में ला सकता हूं, है ना? तो फोर्स क्या कर सकता है? स्टेट भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। अब आ जाओ जरा रेस्ट पर और मोशन में। ये क्या है? इट इज स्टेट ऑफ मोशन, इट इज स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट भी एक टाइप की क्या है भाई? स्टेट है ना? बिल्कुल। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना? अपने सराउंडिंग के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन को, तो हम बोलते हैं कि सब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है। ठीक है, ठीक। तो रेस्ट की बात हो गई, ये भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। अब हम मोशन की बात कर लेते हैं, ये भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। अरे नाम में ही मोशन है यार, तो स्टेट ऑफ मोशन तो होगा ही होगा। या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो मोशन में है। अच्छा, अगर मोशन में है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, ओके ओके ओके, बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और, ये जो सारे मोशन इन सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं ना, मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए आप जब खड़े हो, ग्राउंड पर खड़े हो और आपके सामने से कार जा रही है,
तो कार के लिए, आपके लिए, आप जब ग्राउंड पे खड़े हो तो आपके लिए कार मोशन में है, आपके लिए कार मोशन में है। लेकिन जब कोई इंसान उस चलती हुई कार के अंदर बैठा होगा तो उस इंसान के लिए जो चलती कार में बैठा है उसके लिए आप मोशन में होगे, क्योंकि आप पीछे की तरफ जा रहे होगे, कार आगे की तरफ जा रही होगी। तो बात दोनों एक ही तरीके से कर रहे हैं, बस ये दिक्कत है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है जो रेस्ट पर है, और वो जब कार में बैठा हुआ है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार में है, कार है जो मूविंग है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो इंसान कार में बैठा है वो तो कार के लिए क्या है, रेस्ट पर है कि नहीं है। अरे जैसे चलती ट्रेन में आप जाते हो तो चलती ट्रेन में तो आप बैठे रहते हो, आप तो उसी जगह पे बैठे हो जहां बैठे थे। अरे भैया आप कटनी से बैठे, मान लो जबलपुर से बैठे, ट्रेन में बैठे, जिस सीट पर बैठे थे सीट नंबर 42 है, 42 पे बैठे ही रहोगे ना, कि भोपाल आएगा तो सीट नंबर बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, वही 42 पर आप बैठे रहे, उसी पर आप भोपाल पहुंच गए। आई मेरी बात समझ में। तो लेकिन जबलपुर से भोपाल आते टाइम आपने देखा कितने सारे पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे थे, आप आगे की तरफ जा रहे थे, पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे थे। जब आप छोटे थे तो आप बचपन में पूछते होगे डाउट, है ना, मैं तो पूछता था कि सर पापा ये पेड़ पौधे पीछे क्यों जा रहे हैं, ये पेड़ पौधे पीछे की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं, है कि नहीं। अरे हाँ सर हम बहुत स्मार्ट थे बचपन से ही, हमको ये सब फालतू के सवाल नहीं आते थे दिमाग में। अरे वो तो हुआ होगा, ये बात तो सबके साथ हुई होगी कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप ट्रेन में बैठे हो, बाजू में एक और ट्रेन है आपके, है ना, तो बाजू वाली ट्रेन चलती है तो सबको लगा होगा कि अपनी ट्रेन छूटी, अरे छूटी, अरे निकली, लगा होगा कि नहीं लगा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि आप बैठे हुए हो ट्रेन में, आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी ट्रेन चली कि सामने वाली ट्रेन चली, तो आप क्या देखते हो, आप ग्राउंड देखते हो। आपके लेफ्ट साइड एक और ट्रेन थी, वो चलने लगी तो आपको लगा आपकी ट्रेन चलने लगी, तो आपने लगा कंफर्म कैसे करूं, तो आपने राइट में देखा ग्राउंड था, प्लेटफॉर्म था, और प्लेटफॉर्म रुका हुआ था, तो आपने क्या बोला, अच्छा वो वाली ट्रेन चली है, मेरी ट्रेन रुकी हुई है। तो आप क्या कर रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हो, आप ग्राउंड देख रहे हो, अच्छा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी ट्रेन यहीं पर है, मतलब हम दोनों अभी रेस्ट पर है। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। और मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन आगे की तरफ चल दी, मतलब वो ट्रेन मोशन में। आई बात समझ में। हाँ, तो जब मोशन को आप स्टडी करते हो ना तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ये आप समझो, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में की है, जाकर वहां जरूर देखिएगा। हमने वहां इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात भी की है, बहुत अच्छे से समझा है चीजों को, प्लीज जाकर वहां देखिएगा। सूडो फोर्स हमने पढ़ा है, सूडो फोर्स में हमने समझा है इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को, प्लीज जाकर आप वो लेक्चर जरूर देखिए। चलिए तो भाई यहां बात हो गई किन किन चीजों की, बात हमने कर ली स्टैटिक्स की, डायनामिक्स की, डायनामिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स क्या होता है उसकी, काइनेटिक्स क्या होता है उसकी, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है उसकी, रेस्ट और मोशन दोनों टाइप की, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ मोशन इन अ बॉडी। क्या देखना है, टाइप्स ऑफ मोशन इन अ बॉडी देखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया तो इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन इन अ बॉडी से, है ना, फ्रेश स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू वेरी मच।